स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से एक टॉपिक प्राचीन भारत में वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तुकला का अर्थ होता है इमारतें या भवन बनाने के निर्माण का तरीका या शैली। तो इतिहास के दौर में अलग अलग शैलियों में इमारतें बनाई जाती रही है। भारत हो या भारत के बाहर दूसरे देशों में भी हम देखते हैं कि बहुत तरह की इमारतें हमें दिखाई देती है। तो ये जो भवन निर्माण या इमारत निर्माण की कला है उसी को कहा जाता है वास्तुकला। तो भारत में वास्तुकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। भारतीय वास्तुकला की जड़ें यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई है। अगर हम प्राचीन काल में भारतीय स्थापत्य कला या वास्तुकला को देखें तो उसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं चैत्य, विहार, स्तूप, गुहाओं और मंदिरों में। अलग अलग दौर में विभिन्न शैलियों में इनका निर्माण किया गया। प्राचीन भारत में वास्तुकला की कई शैलियों का विकास हमें देखने को मिलता है और भारत में वास्तुकला के विकास के एकदम शुरुआती जो साक्ष्य हैं, प्रारंभिक साक्ष्य हैं, वो सिंधु सभ्यता के स्थलों से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों का जो उत्खनन हुआ तो उसमें हमें दिखाई देता है कि तब वास्तुकला का विकास हो चुका था। तो अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की वास्तुकला। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। नगर नियोजन का अर्थ होता है पूरी तरह से प्लानिंग करके, योजना बनाकर किसी नगर को बसाया जाना। तो सिंधु सभ्यता के नगरों को पूरी योजना के साथ बसाया गया था। तो नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता के मुख्य शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जहाँ पर उत्खनन में हमें सड़कें मिली हैं जो कि काफ़ी चौड़ी हैं। घरों और ड्रेनेज सिस्टम का एक विकसित नेटवर्क वहाँ से मिला है। शहरों को आयताकार ग्रिड पैटर्न में डिज़ाइन किया गया था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है और उन्हीं बड़ी सड़कों से फिर गलियाँ निकली हुई हैं। 3 प्रकार की यहाँ से इमारतें मिली हैं: आवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। जो हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के दौरान शहर थे उनको 2 भागों में विभाजित किया गया था। जो अवशेष मिले हैं उन शहरों के, उससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि ये 2 भागों में बटे हुए थे। एक था ऊपर का दुर्ग और शहर का निचला हिस्सा। तो जो ऊपरी दुर्ग था उसमें बड़े भवन थे, जैसे बड़े खंबे वाले हॉल, प्रशासनिक भवन, शासकों और अभिजात्य वर्ग के लिए भवनों का निर्माण किया गया था। यानी उस समय जो शासक वर्ग रहा होगा, जो समाज का थोड़ा अभिजात्य तबका, जो एलीट क्लास था, उसके निर्माण के लिए ऊपर के दुर्ग वाले हिस्से में भवनों का निर्माण किया गया था। वहीं शहर के निचले हिस्से में छोटे कमरों वाले आवासीय भवन थे जहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पर 1 मंजिला और 2 मंजिला घर तथा सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। अधिकांश भवनों में कुएं, रसोई घर, स्नानागार मिले हैं, यानी किचन, बाथरूम और कुएं, ये सारे घरों में हमें देखने को मिलते हैं। उन्नत जल निकासी प्रणाली थी और घरों से निकला पानी नालियों के माध्यम से बड़ी नालियों में आता था और इनसे शहर के बाहर जाता था। तो एक बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम सिंधु सभ्यता के नगरों में दिखाई देता है। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी और ढकी हुई थी। सिंधु सभ्यता से अन्नागार भी मिलता है जिसमें अन्न का भंडार किया जाता था और अन्नागार में हवा के संचरण की व्यवस्था थी जिससे कि अनाज खराब नहीं हो। तो सिंधु सभ्यता के दौरान एक विकसित वास्तुकला के साक्ष्य मिलते हैं। सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार का निर्माण मानक आकार की ईंटों से किया गया था। मोहनजोदड़ो से जो वृहत स्नानागार मिला है, जो एक बड़ा स्नानागार है, वो एक बहुत प्रमुख उदाहरण है सिंधु सभ्यता की वास्तुकला का। इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। कुंड के चारों ओर बरामदे में तथा इसके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित थे। कुंड के पूर्व में स्थित कमरे से ईंट की दोहरी पंक्ति से बने हुए कुएं के अवशेष मिले हैं। यानी जो ये स्नानागार था, जो कुंड था, उसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिले हैं और इनमें से एक कमरे के अंदर कुआं भी मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्नानागार था, यहाँ पर जो पानी की सप्लाई थी वो इसी कुएं से होती थी
और स्नानागार से जल की निकासी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। फर्श का ढाल दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर था। तो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का निर्माण इस स्नानागार का देखने को मिलता है और ये मिला है मोहनजोदड़ो से। तो बहुत अच्छी वास्तुकला के उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। जो भी सिंधु सभ्यता के नगर हैं उनके उत्खनन में ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये जो स्नानागार है ये अभी भी बहुत अच्छी अवस्था में मिला है, यानी इसका निर्माण इतनी उच्च कोटि का किया गया था कि अवशेष जो मिले हैं वो पूरी तरह से ऐसा नष्ट हो गया है ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी अवस्था में ये प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं मौर्य वास्तुकला। मौर्य काल के दौरान अनेक नगरों, महल, रॉक कट गुहाओं, स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया गया था। तो हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मौर्यकालीन नगर निर्माण। मौर्यकालीन नगरों के बारे में हमें मेगास्थनीज की इंडिका से इसका वर्णन मिलता है। उसने पाटलिपुत्र का काफ़ी वर्णन किया है उसकी पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए लिखा है कि गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसा है। यह नगर 8 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा है। इसका आकार समानांतर चतुर्भुज के समान है और ये नगर चारों ओर काठ की दीवार से घिरा है, यानी काठ की यानी लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ है। इन दीवारों पर तीर चलाने के लिए छेद बने हैं। यह नगर चारों ओर से 600 फुट चौड़ी और 60 फुट गहरी खाई से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्जियां हैं और 64 दरवाजे हैं। बुर्ज होते थे जहां पर सिपाही या सैनिक खड़े रहते थे नगर की रक्षा करने के लिए। तो ऐसे 570 बुर्ज मिले हैं और 64 दरवाजे थे इस नगर में। तो काफ़ी बड़ा और व्यवस्थित उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी पाटलिपुत्र नगर की, ऐसा मेगास्थनीज के वर्णन से हमें पता चलता है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललितपट्टन नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये माना जाता है कि श्रीनगर की स्थापना और नेपाल में ललितपट्टन नगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। अब हम देखते हैं राजप्रासाद। राजप्रासाद यानी महल। चंद्रगुप्त मौर्य का महल पाटलिपुत्र के मध्य में स्थित था। यह स्थान वर्तमान में पटना के पास कुम्रहार ग्राम के पास था। जो अभी का पटना है उसके पास में गांव है कुम्रहार, वहाँ पर ये महल स्थित था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका निर्माण मुख्यतः लकड़ी से किया गया था। एरियन ने इसके बारे में लिखा है कि ये एशिया के प्रसिद्ध सूसा और इकबताना के राजप्रासादों से कहीं अधिक शानदार था। सूसा और इकबताना के राजप्रासाद यानी जो ईरान, मध्य एशिया में ईरान वाला जो क्षेत्र अभी है वहाँ पर के प्रसिद्ध राजमहल थे ये। तो एरियन का ऐसा मानना था कि ये उनसे भी शानदार था। इस महल के सभा भवन के अवशेष मिले हैं। पूरा महल तो नहीं मिला है उसके अवशेष, लेकिन सभा भवन के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। उससे इसकी भव्यता का पता चलता है। और वहाँ पर पत्थरों से निर्मित खंभे मिले हैं। करीब 40 खंभों का पता चला है अभी तक। इसका फर्श और छत लकड़ी की बनी थी। चीनी यात्री फाहियान ने मौर्य राजप्रासाद के विषय में लिखा है कि यह मानव कृति नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। यानी फाहियान का यह मानना था कि इतना सुंदर है यह महल कि इसकी रचना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है बल्कि देवताओं के द्वारा की गई है। अब हम देखते हैं गुहाएं या गुफाएं। मौर्य काल में एक नवीन शैली रॉक कट गुहा वास्तुकला का विकास हुआ, जिसमें पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुहा बनाई जाती थी। यानी जो पहाड़ की चट्टानें होती है उनको काटकर एक गुफा का आकार बनाया जाता था, इसीलिए उसे कहा जाता है रॉक कट। यानी जो चट्टान है उसको काट कर बनाई जाती थी ये गुहा। इस शैली का जन्मदाता था अशोक। तो ये आपको याद रखना है कि रॉक कट गुहा वास्तुकला का विकास सबसे जो प्रारंभ है वो मौर्य काल में हुआ था और इसका जन्मदाता अशोक था। ये गुहा मुख्यतः 2 प्रकार की होती थी, चैत्य और विहार। तो आपको चैत्य और विहार का अंतर याद रखना है। चैत्य होता था प्रार्थना कक्ष, यानी जो प्रेयर हॉल जहाँ पर प्रार्थना की जाती थी उसे कहा जाता था चैत्य। जबकि विहार भिक्षुओं के निवास के लिए होता था, जहाँ पर भिक्षु रहते थे उन्हें कहा जाता था विहार। तो जो रॉक कट गुहा है वो चैत्य या विहार 2 तरह से बनाई जाती थी। अशोक ने आजीवक समुदाय के भिक्षुओं के लिए गया के पास बराबर की पहाड़ियों में पाषाणों को काटकर कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी गुहाओं का निर्माण करवाया था।
इसमें सबसे प्राचीन थी सुदामा गुहा। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में इन गुहाओं का निर्माण करवाया था। सुदामा गुहा में अशोक का एक अभिलेख भी मिला है, जिससे पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक ने यह गुहा भिक्षुओं को समर्पित कर दी थी। फिर अशोक का जो पौत्र था मौर्य शासक दशरथ, उसने नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुहाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें उसके लेख भी मिलते हैं और इसमें सबसे बड़ी गोपिका गुहा है। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुहाओं का निर्माण करवाया था और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुहाओं का निर्माण करवाया था। अब हम देखते हैं स्तूप। स्तूप उल्टे कटोरे के आकार का पत्थर या ईंटों से बना एक ठोस गुंबद होता था, जिसका निर्माण मुख्यतः महात्मा बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। तो मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण हुआ था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन स्तूपों को बनाया जाता था। स्तूप के ऊपर काष्ठ या पत्थर का छत्र होता था। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। अशोक ने अनेक स्तूपों, चैत्यों और विहारों का निर्माण करवाया था। जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, महावंश, इनके अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और चीनी यात्री व्हेनसोंग ने भी ऐसा ही लिखा है। लेकिन कुछ इतिहासकार इस जो ये फिगर दिया है 84,000, इस पर सहमत नहीं है। उनका मानना है कि इतने स्तूपों का निर्माण नहीं हुआ था। ये संख्या अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। लेकिन अशोक के द्वारा बहुत सारे स्तूप बनवाए गए थे। व्हेनसोंग ने लिखा है कि तक्षशिला में उसने एक स्तूप देखा था जिसकी ऊंचाई 100 फुट थी। इसके अतिरिक्त कश्मीर, थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, मथुरा, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोधगया, सांची, भरहूत, इन स्तूपों का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। शुंग काल में सांची और भरहूत के स्तूपों का विस्तार किया गया था। तो मौर्य शासन का जब अंत हुआ, मौर्य वंश के पतन के बाद में शुंग वंश ने शासन किया था। तो शुंग वंश के समय अशोक के बनवाए गए सांची और भरहूत के स्तूपों का विस्तार किया गया था। अशोक ने जितने भी स्तूप बनवाए उनमें सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। सांची के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो ये याद रखिएगा कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। शुंग काल में इसका जीर्णोद्धार कर विस्तार किया गया था। सातवाहन शासन के दौरान भी यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया। तो अभी जो सांची का स्तूप का स्वरूप दिखाई देता है, ये पूरा अशोक के समय बना था ऐसा नहीं है। इसमें बाद में शुंग काल में और सातवाहन काल में भी बहुत सा निर्माण कार्य किया गया था। सांची के स्तूप का व्यास 120 फुट तथा ऊंचाई 54 फुट है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसके चारों ओर 2 प्रदक्षिणा पथ है, एक भूमि पर और एक लगभग 11 फुट ऊंचा है। तो परिक्रमा करने के लिए 2 प्रदक्षिणा पथ बनाए गए थे सांची के स्तूप के चारों ओर। स्तूप और प्रदक्षिणा पथ वेदिका से घिरे हुए हैं। वेदिका होती है जो एक 4 दीवारी, समझ लीजिए कि स्तूप के आसपास 4 दीवारी का निर्माण कर दिया जाता था उसकी सुरक्षा के लिए। इस वेदिका पर किसी प्रकार की कलाकृतियां अंकित नहीं है। इस वेदिका की चारों दिशाओं में अत्यंत सुंदर तोरण द्वार है जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। जो दरवाजे हैं, जो द्वार बने हुए हैं इन वेदिकाओं के चारों ओर, वो काफ़ी सुंदर है। प्रत्येक तोरण द्वार में 2 स्तंभ बने हैं जिन पर सिंह और हाथी बने हुए हैं। स्तंभों की चौकियों पर शाल भंजिकाओं की मूर्तियां हैं। तोरण द्वारों पर विभिन्न विषयों को दर्शाया गया है। इन पर जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और कुछ सांसारिक दृश्यों को भी दिखाया गया है। तो जो सांची के स्तूप के तोरण द्वार है, वहाँ पर हमें बहुत सारी कलाकृतियाँ देखने को मिलती है, स्तंभ देखने को मिलते हैं और इन पर महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाओं और कुछ सांसारिक विषयों को भी दर्शाया गया है। सांची के स्तूप को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो सांची का स्तूप अशोक के बनवाए हुए सभी स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब हम देखते हैं स्तंभ। मौर्य कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक के स्तंभ है जो उसने धम्म के प्रचार के लिए बनवाए थे। इनकी संख्या लगभग 20 है और देश के अलग अलग भागों में ये स्थित है।
उत्तर प्रदेश के सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी, सांची, लोरिया नंदनगढ़, नेपाल की तराई में लुम्बिनी और निगलीवा, इन स्थानों पे अशोक के स्तंभ मिलते हैं और भी कई स्थानों पर मिलते हैं। तो अशोक के जो स्तंभ हैं वो मौर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं और ये स्तंभ एकाश्म यानी मोनोलिथ है, एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मोनोलिथ या एकाश्म स्तंभ कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का जोड़ नहीं लगाया गया, एक पत्थर से पूरा स्तंभ बनाया गया। चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं ये स्तंभ और इन पर चमकदार पॉलिश की गई है, यानी ये इतने चमकदार है कि शुरुआत में लोगों को लगा कि ये शायद किसी धातु के बने हुए हैं, जबकि ये पत्थर के बने हुए हैं और इन पर चमकदार पॉलिश की गई है। प्रत्येक स्तंभ 3 भागों में विभाजित है, मुख्य स्तंभ, घंटाकृति और शीर्ष भाग तथा पशु आकृतियां। तो मुख्य स्तंभ है एक, उसके ऊपर घंटाकृति है और फिर सबसे ऊपर शीर्ष भाग जिस पर पशु आकृतियां बनी हुई है। तो 3 भाग हमें मिलते हैं अशोक के स्तंभ में। स्तंभों का कुछ भाग पृथ्वी में गड़ा हुआ है और उस पर मोर की आकृति बनी हुई है। पृथ्वी के ऊपर का भाग गोल है और ऊपर की ओर क्रमशः गोलाई कम होती गई है। स्तंभों की औसत लंबाई 40 फुट तथा व्यास 2 फुट 7 इंच के लगभग है। स्तंभों के ऊपरी भाग में घंटाकृति है। भारतीय विद्वानों ने इसे उल्टा कमल माना है। इसके ऊपर चौकी है और जो कि उसके ऊपर निर्मित पशु आकृतियों के लिए आधार का कार्य करती है। तो सबसे शीर्ष पर पशु आकृतियां बनाई गई है, इस पर सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल की आकृतियां बनी हैं। तो ये जो पशु आकृतियां हैं ये महात्मा बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह है। जैसे हाथी जो है महात्मा बुद्ध के उनकी माँ के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। बैल उनके बचपन और उनकी यौवनावस्था का प्रतीक माना जाता है। और फिर घोड़ा उनके घर छोड़ने का, गृह त्याग, यानी जो महाभिनिष्क्रमण जिस घटना को कहा जाता है, गृह त्याग महात्मा बुद्ध का, उसका प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही सिंह ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो जानवरों की आकृतियां हैं वो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक के तौर पर इन पर स्थापित की गई है। लोरिया नंदनगढ़ सारनाथ में इन स्तंभों के ऊपर सिंह बने हुए हैं। प्रयाग और रामपुरवा के स्तंभों के ऊपर बेलों की आकृति बनी है। अशोक के स्तंभों में सारनाथ का स्तंभ सर्वश्रेष्ठ है और सारनाथ का स्तंभ भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से। तो जितने भी स्तंभ अशोक के मिले हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सारनाथ का स्तंभ। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव था, वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, उस पर विदेशी प्रभाव नहीं था। तो इसे लेकर विद्वानों में मतभेद है। जैसे स्पूनर, मार्शल, स्मिथ, निहार रंजन रे, इनका मानना था कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव था। स्पूनर ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजभवन फारस के राजमहल का प्रतिरूप था, यानी उसकी रेप्लिका था। स्पूनर का मानना है कि अशोक के स्तंभों पर भी विदेशी प्रभाव है। ऐसे ही स्मिथ का भी मानना है कि मौर्यों की कला ईरान और यूनान से प्रभावित हुई है। निहार रंजन रे ने भी लिखा है कि मौर्य कला में भारतीय हखमनी और यूनानी कला का हमें प्रभाव दिखाई देता है। हखमनी यानी ईरान की कला, यूनान की कला और भारतीय कला। तो इस तरह से कुछ इतिहासकारों का मानना है, जबकि दूसरे इतिहासकार हैं जैसे अरुण सेन, उन्होंने अशोक के स्तंभों को पूरी तरह भारतीय बताया है। वो ये नहीं मानते हैं कि अशोक के स्तंभों पर विदेशी प्रभाव था। तो ये मतभेद इनमें है विद्वानों में, लेकिन यह मानना तर्कसंगत लगता है कि मौर्य कला का आधार भारतीय है, जिसने ईरान और यूनानी कला से प्रेरणा तथा ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, ईरानी आक्रमण हुए थे भारत पर और यूनानी आक्रमण भी हुए थे सिकंदर के समय में। तो ये सब का प्रभाव भारत की कला पर दिखाई देता है शुरुआती दौर में। तो मौर्य काल की कला के लिए भी ऐसा माना जाता है कि इसका आधार तो भारतीय है, मुख्यतया यह भारतीय है, लेकिन उस पर यूनानी और रोमन प्रभाव दिखने को मिलता है।
मौर्य कला भारतीय संस्कृति की अनुपम संपत्ति है। मौर्य कला के अंतर्गत काष्ठ के स्थान पर पाषाण का प्रयोग होने से उसे स्थायी रूप मिला। पहले जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता था कलाकृतियों में, तो वो लकड़ी नष्ट हो जाती है, लेकिन लकड़ी के स्थान पर जब पत्थर का प्रयोग किया गया मौर्य काल में, तो उससे कला को स्थायी रूप प्राप्त हुआ। और वो अभी तक हम देख रहे हैं कि अशोक के स्तंभ उस दौर के वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि उनका निर्माण पत्थरों से किया गया था। बौद्ध धर्म के विस्तार में भी इसकी प्रमुख भूमिका रही है मौर्य वास्तुकला की, परंतु यह जनसाधारण पे कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकी है क्योंकि ये मुख्यतः राजकीय कला थी। तो जो मौर्य कला थी वो मुख्यतः राजकीय संरक्षण प्राप्त कला थी। जैसे अशोक के संरक्षण में इसका बहुत विकास हुआ, तो जनसाधारण से ज़्यादा जुड़ाव नहीं था मौर्य कला का। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन वास्तुकला। गुप्त कला विशुद्ध भारतीय कला थी। जैसे मौर्य कला के ऊपर ये कहा जाता है कि इस पर विदेशी प्रभाव था, लेकिन गुप्त कला पूरी तरह से भारतीय कला मानी जाती है। गुप्त काल में वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई। पर्सी ब्राउन जो इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत की राजनीतिक एकता, शासन की स्थिरता और राजाओं के प्रोत्साहन से ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गुप्तकालीन वास्तुकला पर दिखाई देता है। तो मौर्य वंश ने भारत पर एक स्थायी शासन की स्थापना की थी। उनका जब पतन हो गया तो फिर भारत में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। फिर जब गुप्त शासक आए, गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ, तो फिर भारत पर एक स्थायी शासन की स्थापना देखने को मिलती है। तो जब एक स्थायी और मजबूत शासन स्थापित होता है तो कला का भी विकास होता है। यही गुप्त काल में भी हुआ। गुप्तकालीन वास्तुकला के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप, विहार, गुहाएं, मंदिर। तो अब हम इन्हें देखते हैं एक एक करके। गुप्तकालीन राजप्रासाद में से एक भी सुरक्षित नहीं है, यानी हमें जो गुप्तकालीन महल है उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं मिला है, लेकिन उनके बारे में वर्णन जो साहित्य है तत्कालीन और कुछ चित्र हैं उनके द्वारा पता चलता है कि जो गुप्तकालीन राजप्रासाद थे, महल थे, काफ़ी भव्य रहे होंगे। जैसे नागार्जुनीकोंडा और अमरावती में इन राजप्रासादों के चित्र मिले हैं। ऐसे ही वत्स भट्टी नामक विद्वान ने भी गुप्त राजप्रासादों की भव्यता का वर्णन किया है। तो इनसे पता चलता है कि ये काफ़ी अलंकृत थे, अलंकृत खिड़कियाँ थी, इनके कमरों में काफ़ी चित्र बने हुए थे अलंकृत, और बहुत सी मंजिलों वाली भव्य इमारतें थी गुप्तकालीन महल। फिर हम देखते हैं स्तंभ। गुप्त शासकों ने अपने विजयों की स्मृति में अथवा भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्तंभों की स्थापना करवाई थी। जैसे अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए स्तंभ बनवाए थे, ऐसे गुप्त शासकों ने जब कोई युद्ध होता था किसी क्षेत्र पर, वो विजय प्राप्त करते थे, तो उसकी याद में उन्होंने स्तंभ बनवाए। साथ ही गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए भी स्तंभों का निर्माण करवाया था। तो कुछ स्तंभ हमें मिलते हैं, जैसे कुमारगुप्त का भिलसत से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से बना स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी और कहोम स्तंभ, बुधगुप्त और भानुगुप्त का एरण स्तंभ। तो ये प्रमुख स्तंभ हैं जो गुप्त काल में जिनका निर्माण हुआ। गुप्तकालीन जो पत्थरों से बने हुए स्तंभ है वो 4 भागों में विभक्त हैं। मुख्य भाग, गलकुंभ, फलका और बौद्धिक, और बौद्धिक के ऊपर मूर्ति स्थापित होती थी। तो पत्थर के स्तंभों के अतिरिक्त गुप्त काल से मिलता है एक मेहरौली का लोह स्तंभ, जो कि बहुत उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है गुप्त कला का। महरौली के लोह स्तंभ की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु ध्वज के रूप में कराई थी। चूंकि ये विष्णु के भक्त थे, इसलिए विष्णु ध्वज के रूप में मेहरौली के लोह स्तंभ की स्थापना गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई थी। इस पर मैग्नीज ऑक्साइड की परत लगा के इसे जंग रोधी बनाया गया था, और हजारों वर्षों से खड़े इस स्तंभ पर धूप और वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह आज भी सुरक्षित खड़ा हुआ है। फिर गुप्त काल के दौरान कुछ विहार भी देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में अनेक विहारों का निर्माण हुआ था, जहां बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां निवास करते थे और यहां शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। वैनसोंग ने भी लिखा है कि गुप्त काल में अनेक विहारों का निर्माण हुआ था।
गुप्तकालीन प्रमुख विहार थे सारनाथ और नालंदा में। अब हम देखते हैं गुहाएं। जो रॉक कट गुहा वास्तुकला थी उसकी शुरुआत हुई थी मौर्य काल में। अशोक उसका जन्मदाता माना जाता है, लेकिन गुप्त शासकों ने भी बहुत सी गुहाओं का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत सनकानिक द्वारा उदयगिरी गुहा का निर्माण करवाया गया था, और उदयगिरी के ही पास में चंद्रगुप्त के सेनापति वीरसेन ने भी एक गुहा का निर्माण करवाया था। इसमें एक गर्भगृह और उसके सामने एक मंडप है। अजंता की 16, 17 और 19वीं संख्या की जो गुहा है वो गुप्तकालीन है। बाघ की गुहाओं का निर्माण भी गुप्तकाल में हुआ था। तो अजंता की 16, 17 और 19 नंबर की जो गुहा है, साथ ही बाघ की जो गुहाएं हैं उसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। अजंता और बाघ की गुहाएं अपनी चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला। गुप्तकालीन वास्तुकला की उल्लेखनीय उपलब्धि मंदिरों का निर्माण किया जाना था। गुप्त काल में मंदिर ईंट तथा पत्थर दोनों ही प्रकार से बने थे और इसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई थी। गुप्त काल की शुरुआत में जो मंदिर बने उनकी छतें सपाट थी। सबसे पहले देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिखर का निर्माण हुआ, यानी पहले के जो मंदिर थे उनकी छतें हमें सपाट मिलती है, लेकिन बाद में जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना उसमें सबसे पहले शिखर का निर्माण किया गया था और इसके बाद में मंदिरों पर शिखर बनने लगे थे। शिखर यानी गर्भगृह एक मंदिर का होता था जहाँ पे देवी देवता की स्थापना होती थी। देखिए कुछ शब्दावली हम समझ लेते हैं मंदिरों का अध्ययन करने के पहले। एक तो होता है गर्भगृह। गर्भगृह होता है जहाँ पर मुख्य स्थान, यानी आप समझ लीजिए कि किसी मंदिर का हृदय स्थल जहाँ पर देवी देवताओं की स्थापना की जाती थी। शिखर उसके ठीक ऊपर एक पिरामिड नुमा आकृति होती थी जो मंदिर का शिखर यानी सबसे ऊपरी भाग वहाँ पर स्थापित किया जाता था, बनाया जाता था, उसे कहा जाता था शिखर। तो उत्तर भारत में इसे शिखर कहा जाता है और दक्षिण भारत के मंदिरों में इसी को विमान कहा जाता है। तो ठीक है, ये हो गया गर्भगृह, शिखर और विमान। एक शब्द मिलता है मंडप। मंडप है कि जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसके और गर्भगृह के बीच में मंडप की स्थापना की जाती थी। ये एक स्तंभों पे स्थापित एक समझ लीजिए कि हॉल की तरह की रचना होती थी जहाँ पर कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप अनुष्ठान ये वगैरह होते थे। तो जो गर्भगृह के सामने की तरफ प्रवेश द्वार के बाद में मंडप का निर्माण किया जाता था। तो ये शब्दावली हम अभी आगे जब देखेंगे स्थापत्य कला तो ये बार बार शब्द आएंगे, इसलिए आप इनका अर्थ याद रखिएगा। तो जब मंदिरों के शिखर गुप्त काल में बनने लगे तो इन शिखरों को नागर शैली या उत्तर शैली कहा जाता था। गुप्त काल में बने मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खोह का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये कुछ प्रमुख मंदिर है जिनका निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था। तो मंदिर कला का बहुत विकास हुआ था गुप्त काल के दौरान। भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें 12 मीटर ऊंचा शिखर है। अन्य मंदिरों में एक एक मंडप की तुलना में दशावतार के मंदिर में 4 मंडपों का प्रयोग हुआ है। भगवान शिव के एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण और शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुई थी। तो ये थे गुप्त काल के मंदिर। अब हम मंदिरों की विशेषताएं देख लेते हैं कि जो अलग अलग मंदिर मिले हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं मिलती है गुप्त काल के दौरान। ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए जाते थे। चबूतरे के चारों ओर सीढ़ियां होती थी। प्रारंभिक मंदिरों की छत सपाट किंतु बाद के मंदिरों में शिखर होता था। मंदिर के अंदर एक गर्भगृह होता था जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी। गर्भगृह के सामने एक मंडप होता था जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान वगैरह संपन्न किए जाते थे। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। प्रदक्षिणा पथ यानी जहाँ परिक्रमा की जाती है। मंदिर के स्तंभों पर बेल बूटे आदि उत्कीर्ण होते थे, यानी बड़ी सजावट की जाती थी मंदिर के स्तंभों की। तो ये थी कुछ विशेषताएं गुप्तकालीन मंदिरों की।
अब हम देखते हैं गुप्तोत्तरकालीन स्थापत्य कला। गुप्तोत्तरकालीन यानी गुप्त काल के बाद का जो समय था, उस समय जो वास्तुकला या स्थापत्य कला का विकास हुआ, उसके बारे में हम जानते हैं। गुप्तोत्तरकालीन भारतीय वास्तुकला की मुख्य कृतियां मंदिर है, यानी गुप्त काल के बाद में जो वास्तुकला है उसमें हमें मुख्यतः उदाहरण मंदिरों के मिलते हैं। और ये मंदिर मुख्यतः 3 शैलियों में बनाए गए थे: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य तक फैली हुई थी, यानी जिस शैली का विकास उत्तर भारत में हमको देखने को मिलता है उसे कहा जाता है नागर शैली। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों से मिलकर बनी हुई शैली को कहा जाता है बेसर शैली। मतलब दोनों ही शैलियों की विशेषताएं हमें बेसर शैली में देखने को मिलती है। विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक ये शैली के उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर है द्रविड़ शैली। कृष्णा नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक यह शैली विकसित थी, यानी दक्षिण भारत में जिस शैली का विकास हुआ उसे कहा जाता है द्रविड़ शैली। तो आसान भाषाओं में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तर भारत में विकसित शैली थी नागर शैली, दक्षिण भारत में विकसित शैली थी द्रविड़ शैली, और जिस शैली में इन दोनों शैलियों का मिश्रित रूप दिखाई देता है, यानी नागर और द्रविड़ शैली से मिलकर एक शैली का विकास हुआ, उसे कहा जाता है बेसर शैली। तो अब हम देखते हैं नागर शैली में निर्मित मंदिर। नागर शैली में बने मंदिर आधार से लेकर शिखर तक चौकोर या वर्गाकार होते थे। मंदिरों में मुख्य रूप से 2 भाग होते थे: गर्भगृह जिसके ऊपर शिखर होता था तथा सामने की ओर मंडप, और उसके ऊपर पिरामिड नुमा नीची छत होती थी। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बने होते थे। ये कुछ विशेषताएं हैं नागर शैली के मंदिरों की। कलिंग स्थापत्य कला, यानी जो उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग, तो आप कह सकते हैं उड़ीसा या कलिंग स्थापत्य कला में निर्मित मंदिर पूरी तरह से नागर शैली से बने मंदिर हैं। भुवनेश्वर में सोमवंशी राजाओं के द्वारा 10वीं-11वीं सदी में बनवाए गए शैव संप्रदाय के मुक्तेश्वर मंदिर, राजा रानी का मंदिर और लिंगराज का मंदिर, ये भी नागर शैली में बना है। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में सोमवंशी राजाओं ने 10वीं-11वीं शताब्दी में मुक्तेश्वर मंदिर, राजा रानी का मंदिर और लिंगराज मंदिर बनवाया था नागर शैली में। ऐसे ही 12वीं सदी में गंगवंशी राजा अनंत वर्मन के द्वारा पुरी में जगन्नाथ का मंदिर बनवाया गया था, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। काफ़ी प्रसिद्ध है जगन्नाथ का मंदिर, यहाँ पर हर साल यात्रा भी निकलती है। तो ये मंदिर गंगवंशी राजा अनंत वर्मन ने बनाया था, ये भी नागर शैली का है। फिर 13वीं सदी में जो गंगवंश के ही राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण भी नागर शैली में किया गया था। इसके अलावा हमें और भी उदाहरण मिलते हैं नागर शैली के मंदिरों के, जैसे चंदेल शासकों द्वारा उनकी राजधानी खजुराहो में 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाए गए शैव, वैष्णव और शाक्त मंदिर, ये सभी नागर शैली में बने हैं। जैसे विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ का मंदिर, तो ये मंदिर नागर शैली में बने हैं। ये ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं। मुख्य मंदिर के साथ चारों कोनों में स्थित देवालय इसे पंचायतन स्वरूप प्रदान करते हैं। तो एक तो है गर्भगृह, जो मुख्य स्थान है जहाँ पर देवी देवता स्थापित है। इसके अलावा मंदिर के चारों कोनों में भी एक एक देवालय स्थापित किया गया है। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 5। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पंचायतन स्वरूप, चूंकि वहाँ पर 5 देवालय हो गए हैं, एक तो मुख्य स्थान और 4 कोनों में, तो इसे कहा जाता है पंचायतन स्वरूप के मंदिर। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी है। तो ये थे चंदेल शासकों के मंदिर भी नागर शैली में बने हुए थे। अब इसके अलावा और गुजरात के चालुक्य और सोलंकी शासकों ने जो मंदिर बनवाए वो भी नागर शैली के मंदिर है। जैसे सोमनाथ का मंदिर इसी शैली में बना था, इसे सोलंकी शैली में बना हुआ भी कहते हैं, लेकिन वो नागर शैली का ही एक रूप है। राजस्थान के आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया था। तो हमने देखा कि जो इतने सारे मंदिरों के उदाहरण हमें मिलते हैं जिनका नागर शैली में निर्माण किया गया था। अब हम देखते हैं बेसर शैली में निर्मित मंदिर।
बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्ध गोलाकार होता था। नागर शैली में चौकोर या वर्गाकार होता था, बेसर शैली में गोलाकार होता था, अर्ध गोलाकार होता था। विमान शिखर छोटा होता था, यानी जो शिखर है जिसे विमान भी कहते हैं, विमान शिखर एक ही बात है, वो छोटा होता था। फैले कलश होते थे, मूर्तियों तथा अलंकरण का आधिक्य होता था, यानी सजावट बहुत की जाती थी और मूर्तियां काफ़ी अधिक मिलती थी इस शैली के मंदिरों में। इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। चालुक्य और होयसल राजाओं के मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। चालुक्य शासकों के द्वारा 7वीं सदी के लगभग ऐहोल में चट्टानों को काटकर नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण से अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इन मंदिरों के शिखर नागर शैली में है और शेष भाग द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पट्टदकल का पापनाथ मंदिर बेसर शैली में बना है। तो चालुक्य शासकों ने 7वीं सदी के लगभग ऐहोल में चट्टानों को काटकर बेसर शैली में बहुत से मंदिर बनवाए थे। और इसमें एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, पट्टदकल का पापनाथ का मंदिर। ऐसे ही 12वीं सदी में होयसल शासकों ने कर्नाटक के बेलूर, सोमनाथपुर और द्वार समुद्र में होयसलेश्वर का मंदिर, ये होयसल शैली में बने। होयसल शैली बेसर शैली का ही एक रूप है। ये मंदिर बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनकी शैली न तो पूरी तरह से द्रविड़ है और न ही नागर है। देखिए, ये जो है बेसर शैली के अंतर्गत, लेकिन चूंकि जिस वंश के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया ना, उनके नाम पर कह देते हैं। जैसे होयसल राजाओं ने निर्माण करवाया तो उसको होयसल शैली कह दिया, चालुक्य शासकों ने निर्माण करवाया तो उसे चालुक्य शैली कह दिया, लेकिन बेसिकली ये बेसर शैली के ही मंदिर हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के थाना जिले का अंबरनाथ का मंदिर, खानदेश और नासिक के कुछ मंदिर भी बेसर शैली में बने हुए मिलते हैं। तो ये थे बेसर शैली के मंदिर। अब हम देखते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली का संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों से है। इसकी मुख्य विशेषता इसका पिरामिडीय विमान है। विमान यानी शिखर, जो शिखर है उसे उत्तर भारत में क्या कहा जाता है, शिखर, और दक्षिण भारत में उसे ही कहा जाता है विमान। तो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हैं उसमें जो विमान है उसमें मंजिल के ऊपर मंजिल बनाई जाती थी और पिरामिडीय आकार में होते थे, जो नीचे से ऊपर की ओर छोटी होती चली जाती है और अंत में एक गुंबद के आकार की आकृति बनी होती है जिसे स्तूपिका कहा जाता है। तो पिरामिडी विमान है, बहुत ऊंचे होते थे ये मंदिर और सबसे ऊपर एक गुंबद बनाया जाता था छोटा सा, जिसे कहा जाता था स्तूपिका। ये मंदिर प्रांगण से घिरे होते थे, यानी मैदान से घिरे होते हैं। बड़ा मैदान होता है, उसके बीच में इन मंदिरों को बनाया गया है। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि गोपुरम किसे कहा जाता है, जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है उसे गोपुरम कहा जाता था। अष्टकोणीय या वर्गाकार गर्भगृह होता था। तो गर्भगृह या तो 8 कोणों वाला होता था, अष्टकोणीय, या फिर वर्गाकार होता था। इस शैली को पल्लवों ने जन्म दिया और चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की। तो द्रविड़ शैली के जन्मदाता कौन थे, पल्लव, और चोल काल में इसके हमें सबसे शिखर पर थी यह शैली, और विजयनगर काल का जब हास हुआ तब इस शैली का भी हास हो गया। यह शैली अपने आखिर दौर में थी। राष्ट्रकूटकालीन मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। तो लगभग 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं ने पत्थरों को काटकर एलोरा और एलिफेंटा में द्रविड़ शैली के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए थे। एलोरा में निर्मित रावण की खाई, रामेश्वर, दशावतार और कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। द्रविड़ शैली के अंतर्गत बना यह मंदिर स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रकूट कालीन जो शासक थे उन्होंने भी पत्थरों को काटकर एलोरा और एलिफेंटा में मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, कैलाश मंदिर, और वो किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अब हम देखते हैं पल्लव काल के दौरान कला का विकास। तो पल्लव काल अपनी उच्च कोटि की कला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। स्थापत्य और शिल्प के क्षेत्र में इस युग में बहुत उन्नति हुई। इस युग के कलाकारों ने वास्तुकला को धीरे धीरे काष्ठ और कंदरा कला के प्रभाव से मुक्त करना प्रारंभ किया था। यानी पहले जो लकड़ी का काम होता था या जो गुफा के तौर पर निर्माण कार्य होता था वास्तुकला का, उसको इन्होंने कम किया और नई तरह की एक शैली का विकास किया। मंदिर कला के विकास में पल्लव कालीन वास्तुकला को 4 शैलियों में विभक्त किया गया, यानी 4
प्रकार में विभाजित किया गया है जिनके नाम पल्लव शासकों के नाम पर आधारित है। यानी जिस राजा के समय जिस शैली का विकास हुआ उसका नाम उस राजा के नाम पर रख दिया गया। जैसे महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और अपराजित या नंदी वर्मन शैली। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महेंद्र वर्मन शैली। जो महेंद्र वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक था उसके समय इस शैली का विकास हुआ 600 से लेकर 625 ईस्वी के बीच में। यह पल्लव काल की प्रारंभिक शैली है। इस शैली में स्तंभ युक्त मंडपों का निर्माण हुआ, इसलिए इन मंदिरों को मंडप कहा गया है। तो जो मंडप था वो स्तंभों पर आधारित होते थे और इसी कारण इन मंदिरों को मंडप कहा गया था, क्योंकि शुरुआत में इनमें स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए थे। नुंदवल्ली का अनंत शयन का मंडप और भैरव कोंड के मंडप विशेष प्रसिद्ध हैं। सभी मंडप पहाड़ियों को काटकर बनाए गए थे, इसलिए इन्हें गुहा मंदिर कहा जाता है, यानी रॉक टेम्पल कहा जाता है। तो हमने अभी पीछे भी देखा कि जैसे राष्ट्रकूट शासकों ने भी एलिफेंटा, एलोरा में पत्थरों को, चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाए, ऐसे महेंद्र वर्मन शैली में भी बने हैं। तो इसी वजह से जो चट्टानों को काटकर बनाते थे इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, रॉक टेम्पल कहा जाता था। और चूंकि यहाँ पर महेंद्र वर्मन शैली में स्तंभ युक्त मंडपों का निर्माण हुआ इसलिए इन मंदिरों को ही मंडप कहा जाने लगा था। दूसरी शैली है मामल्ल शैली। मामल्लपुरम में इस शैली का विकास होने के कारण इसे मामल्ल शैली कहा गया। इसका काल था 625 से 674 ईस्वी तक का। ये जो मामल्लपुरम शहर है उसकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने खुद के नाम पे मद्रास के पास समुद्र तट पे स्थापित की थी। यानी एक राजा था, पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल, उसी के नाम पर बसा था मामल्लपुरम शहर और वहाँ पर इस शैली का विकास हुआ, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया मामल्ल शैली। मामल्ल शैली के अंतर्गत मंडप अथवा रथ का निर्माण हुआ था। रथ होते थे एक प्रस्तरीय मंडप, मतलब एक पत्थर से निर्माण किया जाता था, इसलिए वो कहलाते थे रथ। मंडपों की संख्या 10 है। वाराह मंडप, महिष मंडप इनमें उल्लेखनीय है। पहाड़ी चट्टानों पर गंगावतरण, शेषशाही विष्णु, महिषासुर वध, वराह अवतार, गोवर्धन धारण के दृश्य बहुत सजीवता और सुंदरता से उत्कीर्ण किए गए हैं। तो मामल्य शैली के अंतर्गत 10 मंडप मिलते हैं, जिनमें जैसे वराह मंडप और महिष मंडप ये कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। इसके अलावा पहाड़ी चट्टानों पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई, जैसे गंगा अवतरण, यानी जो गंगा नदी है उसका धरती पर अवतरण दिखाया गया है। साथ ही शेषशाही विष्णु यानी विष्णु भगवान की मूर्ति जो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए वो मूर्तियाँ। महिषासुर वध, जिसमें देवी महिषासुर जो राक्षस था उसका वध कर रही है। या फिर वराह अवतार, विष्णु का जो अवतार है वराह अवतार, उनको दिखाया गया है। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, वो ये सब जो दृश्य है उनको बहुत ही सजीवता और सुंदरता से इन पहाड़ी चट्टानों पे उत्कीर्ण किया गया है। फिर मामल्य शैली के रथ सप्त पैगोडा के नाम से विख्यात है। इनकी संख्या 8 है, जैसे द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ और वलेयान कुट्टई रथ। तो ये कुछ 8 रथ हैं जो कि सप्त पैगोडा कहे जाते हैं। इनकी संख्या वैसे 8 है, लेकिन इन्हें कहा जाता है सप्त पैगोडा, और जो मामल्य शैली के अंतर्गत बनाए गए थे। संभवतः ये सभी रथ शिव मंदिर थे, यानी रथ ये भी मंदिर ही है। जैसे मंडप होते हैं वैसे ही रथ भी होते हैं, ये भी मंदिर थे। ऐसा माना जाता है कि ये शिव मंदिर थे और इन रथों के निर्माताओं ने इन्हें अधूरा ही छोड़ दिया। ये आश्चर्य की बात है कि इनका निर्माण पूरा नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं राजसीय शैली। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन राजसिंह ने एक नवीन शैली राजसीय शैली का प्रचलन किया। उसी के नाम पर इस शैली का नाम है राजसिंह शैली। इस शैली का विकास 700 से 900 ईस्वी के मध्य हुआ था। यह शैली काष्ठ से पूर्णतः मुक्त है, यानी लकड़ी का प्रयोग नहीं है इसमें। इसके पूर्व गुफाओं को काटकर मंदिरों का निर्माण किया जाता था, परंतु इस शैली में स्वतंत्र रूप से पाषाण खंडों की सहायता से मंदिरों का निर्माण हुआ। तो अभी तक हमने देखा था कि रॉक टेम्पल्स बनाए जाते थे, पहाड़ी चट्टानों को काटकर मंदिर का आकार दिया जाता था, लेकिन राजसीय शैली में क्या हुआ कि गुहा मंदिर नहीं बनाए गए और लकड़ी का प्रयोग भी नहीं किया गया। इसमें पत्थरों के खंड यानी बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था।
मामल्लपुरम में बना शोर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल का मंदिर, ये सब राजसिंह शैली के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं अपराजित शैली या नंदीवर्मन शैली। तो इस शैली का विकास नंदीवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में हुआ था, यानी जो ये बाद के पल्लव शासक हैं उनके समय में इस शैली का विकास हुआ। इसमें स्तंभों का अत्यधिक विकास हुआ। कांचीपुरम का मुक्तेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर और गुडीमल्लम का परशुरामेश्वर का मंदिर इस शैली के उदाहरण हैं। मंडप के स्तंभ, शिखर, चार दीवारी, छोटे छोटे अलंकृत कक्ष आदि पल्लव कला की विशेषता इस काल में निर्मित सभी मंदिरों में मिलती है। तो हम चाहे वो महेंद्रवर्मन शैली देखें, मामल्ल शैली देखें, राजसिंह शैली देखें या नंदीवर्मन शैली देखें, सभी में ये कुछ विशेषताएं मिलती है कि मंडप है जो स्तंभ पर बने हुए हैं, शिखर मिलता है जिसको विमान भी कहा जाता है, चार दीवारी मिलती है, छोटे छोटे अलंकृत यानी सजावट किए हुए कक्ष मिलते हैं। ये सब कुछ पल्लव काल की वास्तुकला की विशेषताएं हैं। तो ये हमें सभी शैलियों में देखने को मिलती है। मंदिर कला के विकास में पल्लव कला की विभिन्न शैलियों का बहुत योगदान रहा है और इन शैलियों का क्षेत्र केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया और बृहत्तर भारत की कला भी पल्लव कला से प्रभावित हुई है। तो भारत में जो मंदिर कला है उसका विकास पल्लव काल में बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत सी ये जो अलग अलग शैलियाँ थी इसमें बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ और इन शैलियों का क्षेत्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया और जो बृहत्तर भारत की एक अवधारणा है ना कि भारत का जो सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव भारत से बाहर दूसरे देशों में भी था, जैसे जावा, सुमात्रा, चंपा, कंबोडिया, लंका, इन देशों में भी जो पल्लव शैली थी वो वहाँ तक पहुँची। तो भारत के अलावा भारत के बाहर भी इस शैली का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं चोलकालीन मंदिर। चोलकालीन मंदिर भी द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष चोलों के काल में हुआ। चोल सम्राटों ने अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का प्रदर्शन भव्य तथा ऊंचे शिखरों के निर्माण में किया। तो चोल शासक बहुत शक्तिशाली थे और उनके समय में जो उनका ऐश्वर्य था, जो उनकी ताकत थी, उसका प्रदर्शन उन्होंने भव्य और ऊंचे शिखरों के निर्माण में किया। जो बड़े बड़े मंदिर बनाए, उनके बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए। और इस मंदिर निर्माण का कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तंजौर का भगवान शिव को समर्पित बृहदीश्वर का मंदिर, जिसे राजराज चोल ने 1000 ईस्वी में बनवाया था और राजराज के नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कब हुआ था? चोल काल के दौरान हुआ था और ये बनवाया था राजराज ने, और इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये 180 फुट लंबा और 190 फुट ऊंचा है। बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिरों का निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। दूसरा मंदिर है राजेंद्र चोल द्वारा बनवाया गया गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। ये मंदिर एक विशाल 4 दीवारी से घिरा है। इस मंदिर के भागों में गर्भगृह, अंतराल, मंडप, अर्ध मंडप और बहिर्भाग है। तो ये कुछ मंदिर के भाग हमें मिलते हैं गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर में। फिर है कोरंगनाथ का मंदिर जो त्रिचनापल्ली जिले में है। इसे चोल नरेश परांतक प्रथम ने बनवाया था। इसमें गर्भगृह, अंतराल और मंडप 3 भाग मिलते हैं और यहाँ की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध है काली की मूर्ति, जिसके नीचे एक असुर की मूर्ति है और एक और सरस्वती और दूसरी ओर लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी मिलती है। चोल काल में अन्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जिनमें अधिकांशतः तंजौर जिले में मौजूद है, जैसे ऐरातेश्वर का मंदिर, सुब्रमण्य मंदिर, त्रिभुवनेश्वर का मंदिर। यानी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ चोल काल में। बहुत ही भव्य और बड़े मंदिरों का निर्माण, यानी द्रविड़ शैली का उत्कर्ष दिखाई देता है हमें चोल काल के मंदिर कला में। फिर पांड्य शासकों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों में द्रविड़ शैली में कुछ नए तत्व समाविष्ट हो गए थे। इनकी मुख्य विशेषता है गोपुरम जो प्रवेश द्वार, प्रकार, विमान और गर्भगृह। मदुरै, तिरुमलाई, चिदम्बरम, कुंभकोणम, श्रीरंगम के मंदिर, ये सब प्रसिद्ध उदाहरण है पांड्य शासकों के मंदिर। मतलब ये द्रविड़ शैली में इन्होंने बनवाया, लेकिन साथ ही कुछ पांड्य शासन के दौरान इनकी कुछ अपनी विशेषताएं भी इसमें सम्मिलित हो गई थी। फिर द्रविड़ शैली से आगे चलकर नायक शैली का विकास हुआ। तो बाद में एक शैली अलग से निकली, नायक शैली,
जैसे तमिलनाडु में स्थित मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, ये सब नायक शैली के उदाहरण माने जाते हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग शैलियों में भारत में वास्तुकला का जो विकास हुआ, हमें जो वास्तुकला का विकास भारत में दिखाई देता है वो ज़्यादातर मंदिरों के रूप में दिखाई देता है। शुरुआत में चैत्य, विहार, गुहाओं, स्तूप के तौर पर दिखाई देता है, और बाद के जो समय है गुप्त काल और उसके बाद का समय, जो वास्तुकला के उदाहरण हमें मंदिरों के रूप में मिलते हैं, जिसमें बहुत सारी शैलियों का विकास हुआ और बहुत से भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया था भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।